गाइज आज है 8 जुलाई 2024 और 8 जुलाई 8 तारीख वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लेक्चर 8 है आप लोगों का। तो आप तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोगों का नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वालों का आप तमाम लोगों का स्वागत है। और जो भी हिस्ट्री डीप में पढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल का जैन ग्रंथ के बारे में देख लिया था। वहाँ पर हम लोगों ने आदि पुराण देखा था कि जिनसेन ने लिखा है, उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा है। अब हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये लौकिक साहित्य में आ जाते हैं। एक ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और जीवनी। लौकिक साहित्य हो जाता है, आप लोगों को बताया था कि साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के बारे में आप लोगों को बता दिया, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। अब हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जिसका धर्म से कोई नाता नहीं है। जैसे कि अर्थशास्त्र की पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे, मुद्रा राक्षस के बारे में जानेंगे, नीतिसार के बारे में जानेंगे, मृच्छकटिकम के बारे में जानेंगे। तो इन सभी तरह की किताबों के बारे में जानेंगे इन लौकिक साहित्य के बारे में, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो लौकिक साहित्य में हम लोगों का ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और जीवनी तीनों आती है। इन तीनों से हमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ये बताते हैं। पहला नंबर हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हम लोगों का चाणक्य। संभवतः भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। ये आप लोगों का ये लाइन पहले भी मैंने लिखवाया था कि भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है, तो अर्थशास्त्र। और वहीं भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो राष्ट्ररंगिनी। और इस अर्थशास्त्र किताब जो है इसकी तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली से की जाती है, मैकियावेली से। और इसकी रचना किसने की थी, चाणक्य ने की थी। उन्हीं का नाम है दूसरा कौटिल्य और उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही इंसान के नाम है। ओके। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी को शॉर्ट फॉर्म में सब लोग नमो नमो कहते हैं, न फॉर नरेंद्र, मो फॉर मोदी। तो उसी तरह ये भी चाणक्य कहिए इनको, या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही आदमी हैं। और ये अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरण, ये अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में है। और इसका दूसरा और तीसरा अधिकरण सबसे प्राचीन है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि अर्थशास्त्र का कौन सा अधिकरण सबसे प्राचीन है, तो दूसरा और तीसरा अधिकरण सबसे प्राचीन है। और इस अर्थशास्त्र से मौर्य काल के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। आप लोग को पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के को गद्दी पर बैठाने वाले चाणक्य ही थे। तो चाणक्य ने जो ये अर्थशास्त्र की रचना की है, इसमें मौर्य काल के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इस अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बुक आ जाता है मुद्रा राक्षस। यहाँ पर सभी आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये राक्षस हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस ये रचना है विशाख दत्त के, कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। और ये तीनों किताब भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात तो शुरू से जो हम लोगों ने 4 किताब पढ़ा अभी तक में, अर्थशास्त्र हो गया आप लोगों का, मुद्रा राक्षस हो गया, कथा सरित सागर हो गया, वृहत कथा मंजरी हो गया। तो इन चारों किताब से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इन सबका लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लें। अब नेक्स्ट 5वां बुक आ जाता है पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य एक पुस्तक है और एक पतंजलि लेखक है इनके। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। उसी तरह मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है, कालिदास। इसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में कहानी बताई गई है। कालिदास ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है, तो कालिदास ने। और इन दोनों किताब अर्थात पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविका अग्निमित्र, इन दोनों किताब से हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। और 6ठा नंबर में आप लोगों का बुक है मृच्छकटिकम। इसके लेखक कौन है, तो शूद्रक है। इससे हमें मौर्योत्तर कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये 7वां नंबर बुक कल्हन एक आदमी का नाम है और इसने राष्ट्ररंगिनी पुस्तक की रचना की है। तो कल्हन की राष्ट्ररंगिनी है और ये प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन है। सबसे पहले प्रथम क्रमबद्ध मतलब एक तरफ से इसमें लेखन किया गया कश्मीर के इतिहास के बारे में, वो भी। और इसकी रचना जो है वो 1149 से लेकर 50 ईस्वी तक की गई थी। इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन है। 1150 के बाद का कश्मीर का इतिहास के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी लेना है तो जोनराज एवं श्रीवर द्वारा लिखा गया है। कल्हन की राष्ट्ररंगिनी राष्ट्ररंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हन। और इसमें जो है 1149 से 50 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और इसमें कश्मीर के शुरू से लेकर
लगभग 1150 ईस्वी तक का लेखन की जानकारी दी है ये कल्हण ने। और वहीं 1150 के बाद का कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा गया है जोनराज एवं श्रीवर द्वारा लिखा गया है। और फिर आ जाते हैं नौमा में। नौमा किताब है आप लोगों का रसमाला और कृति कौमुदी। रसमाला और कृति कौमुदी इन दोनों पुस्तक के लेखक है सोमेश्वर। कौन है? तो सोमेश्वर। और वहीं प्रबंध चिंतामणि इसके लेखक है मेरुतंग। और वहीं प्रबंध कोश इसके लेखक है राजशेखर। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है। एक चिंतामणि है, चिंतामणि की चिंता, तो चिंतामणि देखिए मणि में म है तो म से मेरुतंग, तो प्रबंध चिंतामणि का कौन हो जाएगा? मेरुतंग। और वहीं प्रबंध कोश है तो कोश है तो राजशेखर। कोश है, कोश को कौन खाली करता है? जो राजा रहेगा वही ना कोश को खाली करेगा। कोश मतलब खजाना, तो प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। राजशेखर की प्रबंध कोश। और वहीं मेरुतंग की जो प्रबंध चिंतामणि है ये अर्थशास्त्र पर टीका है। एक अर्थशास्त्र पर ये समझिए उससे रिलेटेड ये बुक है। और प्रबंध कोश जो है वो राजशेखर की है। और इन तीनों किताब से अर्थात रसमाला, कृति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, इन तीनों किताब से हमें गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में जानकारी मिलती है। और इन तीनों के लेखक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग जरूर याद कर ले और इसे नोट करते जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा करे। अब चलिए, आप लोगों को जैसा कि कहा गया था कि एक हफ्ते के बाद आप लोगों को 2 पेज पर डे पढ़ाया जाएगा, तो आज दूसरा पेज आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो देख लीजिए, ये आप लोग का 11वां नंबर बुक है गार्गी संहिता। ये बुक का नाम है गार्गी संहिता। और ये ज्योतिष ग्रंथ है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था और वहाँ पर जो धर्मगंज नामक जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर जला दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि धर्मगंज में 3 महीने तक आग लगती रही, इतना वहाँ पर पुस्तक मौजूद था। वहाँ पर बहुत सारे पुस्तक थे जैसे कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, जितने भी हमारे शुरू से लेकर उस समय तक के जितने भी रचना की गई थी सारे बुक वहाँ पर मौजूद थे। इसलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। बहुत सारे चीन से लेकर फारस से लेकर बहुत सारे देश के लोग वहाँ पढ़ने आया करते थे। कहाँ? तो अपने नालंदा विश्वविद्यालय में। और वहीं आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके पूरा नष्ट ही कर दिया। वैसे फिर से नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया, आप लोगों को न्यूज़ में भी मिला होगा। तो चलिए, गार्गी संहिता है, इसमें ज्योतिष ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है, भवनों के आक्रमण की जानकारी भी इसमें मिलती है। किसमें? तो गार्गी संहिता में। तो अब हम लोग आ जाते हैं दक्षिण का इतिहास के बारे में। आप लोगों ने हरिहर एवं बुक्का के नाम सुना होगा, संगम साहित्य से संबंधित रखते हैं, संगम वंश से। तो दक्षिण का इतिहास ये संगम साहित्य से संबंधित है। और तो ये नंदी कलम्बम, चोल चरित, काली गतुपर्णी से पल्लव एवं चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये तीनों बुक का नाम है। कौन कौन? तो नंदी कलम्बम, चोल चरित, कलिगतुपर्णी से पल्लव एवं चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये तीनों बुक का नाम है और इन तीनों से हमें चोल एवं पल्लव के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ जीवनी लिखा गया है, जैसे कि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित लिखा गया, वाकपट्टी के द्वारा गौदबाहु लिखा गया है, और विक्रमांक देव चरित ने विल्हन लिखा है, और हेमचंद्र ने कुमार पाल चरित लिखा है, और वहीं पृथ्वीराज विजय ने जयानक की रचना की है। तो ये सब आप लोगों का कुछ जीवनी के नाम हो गए, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। अब कुछ विदेशी विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो विदेशी विवरण भी आप लोगों को बताया गया था कि यूनानी ने आक्रमण किया था, रोमन ने आक्रमण किया था, इसके अतिरिक्त चीनी सब ने भी आक्रमण किया था। तो उन लोगों जब यहाँ पर आए तो इन्होंने अपने साथ इतिहासकार को भी लाते थे। तो उन्होंने ही भारत के बारे में कुछ कुछ लिखा है, जैसे कि ग्रीक यूनान के लोग, रोमन के लोग, चीनी के लोग, अरबी, ये सब विदेशी विवरण में हमको मिलते हैं। जैसे कि यूनान को ही ग्रीक कहा जाता था। यूनान के प्राचीन लेखक है टेसियस हेरोडोटस। टेसियस जो है वो ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का राजवैद्य था। वहीं हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। इसकी जानकारी आप लोग को शुरू में ही देती गई थी। और हेरोडोटस को आप लोगों को पता ही है कि इतिहास का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था इसे इतिहास का जनक। और हिस्टोरिका पुस्तक की रचना इसने 500 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 500 ईसा पूर्व में की थी। और हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों का विवरण मिलता है। आप जब हिस्टोरिका पुस्तक पढ़िएगा उसमें भारत और फारस के संबंध का विवरण हमें मिलता है। देख लीजिए, ग्रीक अर्थात यूनानी राइटर है कुछ, जैसे कि नियकिस, आस्टियोबुलोसिस, आर्नेसिक्रिटिस, ये सब सिकंदर के समकालीन है। कौन कौन? तो आस्टियोबुलोसिस, आर्नेसिक्रिटिस और नियकिस, ये सब ग्रीक राइटर है जो कि सिकंदर के समकालीन थे, अर्थात सिकंदर के समय के थे। अब सिकंदर के बाद विदेशी लेखक कौन कौन आए हैं? तो जैसे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
डायमेकस और डायनोसियस ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये सब जो है ये सब विदेशी लेखक है, जैसे कि मेगास्थनीक हो गया, डायमेकस हो गया, डायनोसियस हो गया। ये सब ऐसे एग्जाम में पूछता है कि मेगास्थनीक के बुक का नाम क्या है, तो इंडिका। और मेगास्थनीक किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वहीं डायमेकस और डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीक किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीक ने जिस पुस्तक की रचना की है उसका नाम इंडिका है। इससे हमें मौर्यकालीन समाज के एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है इस इंडिका पुस्तक से। मेगास्थनीक सबसे पहले आर्यमित्र से मिला था, फिर बिंदुसार से मिला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीक सबसे पहले किससे मिला था, तो आर्यमित्र से मिला था और फिर बिंदुसार से मिला था। जो आज 8 जुलाई का आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का कुछ बैक का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो रिवीजन में चलिए आज का यही बात करते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो गए, तो वो विशाख दत्त हो गए। वृत्त कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हो गए। और वहीं गार्गी संहिता में क्या वर्णन है, तो ज्योतिष ग्रंथ की वर्णन की गई है। गार्गी संहिता के लेखक गार्गी हैं। और वहीं भवनों के आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है। और मालविकाग्निमित्र की कालिदास की रचना है। और इसके अतिरिक्त कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि भद्रबाहु चरित्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। और वहीं भगवती सूत्र में जो है 16 महाजन पद का वर्णन मिलता है, महावीर के जीवन पर प्रकाश मिलता है। ये सब बात भी हम लोगों ने देखा था। और वहीं फिर जातक के बारे में देखा था कि जातक में 550 कहानियाँ है इसमें। और बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियाँ इसमें वर्णित है। फिर मिलिंद पानो भी देखा था कि पाली में है। और नागसेन और यूनानी शासक मीनांदर के मध्य वार्तालाप का संकलन है। फिर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक के बारे में भी देखा था कि बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन जो है वो सुत्त पिटक में है और इसकी रचना आनंद ने की थी। और वही विनय पिटक जो है इसकी रचना उपाली ने की थी, इसमें बुद्ध के नियम का वर्णन है। और अभिधम्ब पिटक इसे तृतीय बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी और इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन से संबंधित है। कौन, तो अभिधम्ब पिटक। तो इस तरह से हम लोगों ने और भी चीज़ देखा था। तो आप लोगों को पर डे थोड़ा रिवीजन भी किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मार कर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।